नमस्कार, दी प्रिंट के इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आप इनके चेहरे से तो वाकिफ़ होंगे ही, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी जी। आज हम इस शो में जो संकट सुरक्षा और स्वामी के नाम से है उसमें लेके आए हैं। आज का मुद्दा जो हमारा है वो है हत्या और इनकाउंटर, कितना सच कितना झूठ। इनकाउंटर का समय चल रहा है। असद का इनकाउंटर हो या फिर अतीक अहमद या उसके ब्रदर अशरफ की हत्या की बात की जाए, उसको हत्या के नाम से देखें या फिर उसे इनकाउंटर समझें, इस पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि पटना में तो अभी नमाज के बाद अतीक के समर्थन में नारे भी लग गए हैं। प्रवीण जी, आप तो इतने सालों से सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं और ऐसी स्टोरीज कर रहे हैं, क्यों इनकाउंटर को लेके लोगों का इतना समर्थन होता है? और दूसरा मेरा एक सवाल, मैं दो सवाल एक साथ पूछूंगी फिर दर्शकों के सवाल पे आएंगे, कि बिहार का गया का ऑपरेशन हो गंगा जल या फिर तेलंगाना में 2022 में बलात्कार जो हुआ उसके बाद जो इनकाउंटर कर दिया गया, या फिर बात करें बाटला हाउस इनकाउंटर की, समर्थन लोगों का बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है कि लोग इनकाउंटर को इतना पसंद करते हैं? ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा पूजा जी। ऑपरेशन गंगा जल का, जो शायद हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जो उस टाइम जन्मे भी नहीं थे, ये इमरजेंसी के वक्त की बात है, थोड़े उसके बाद की। हाँ, 80 के दशक का आपने 80 के दशक की बात है। वहाँ भागलपुर के पुलिस ने 80 से ज़्यादा लोगों जो छोटे मोटे क्राइम्स के लिए पकड़े गए थे या आरोप पे पकड़े गए थे, चोरी ऐसी चीज़ों के लिए, डकैती मतलब सीरियस डकैती भी नहीं थी, पर उनको थाने में बांध के उनकी आँखों में सिलाई के नीडल डाले और फिर छेद बना के उसके अंदर तेज़ाब डाला। और ये बात काफ़ी वक्त के लिए चलते गई। फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट में बात सामने आई, एक कैदी ने जब कैद दर्ज किया। अब हम सब समझ सकते हैं कि ऐसी कोई बात होना कोई छोटी बात तो नहीं है, ये तो बिल्कुल टॉर्चर वाली बात है। लेकिन अजीब ये बात निकली जब पत्रकार वहाँ गए देखने के लिए कि क्या हालात थे, कि भागलपुर के कई लोग इसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि कई सालों से उनके आर्थिक नुकसान हो रहे थे डकैतियाँ चोरियाँ के वजह, और वो उम्मीद ही शायद खो गए थे कि कानून व्यवस्था या पुलिस कोई उनकी मदद कर पाएगा। तो जब किसी ने ऐसी एक चीज़ की तो उनको लगा कि ये देवता था जो उन्हें हैवानों से बचा रहे थे। ये भी बात उसमें निकली कि पुलिस ने भी इसका एक तरह से बिजनेस बना लिया था, क्योंकि एक किस्सा था जहाँ एक आदमी के आँखों में तेज़ाब डाला गया लेकिन दूसरे लोग छोड़ दिए गए क्योंकि उनके घर वाले पुलिस को 150 रुपये या 200 रुपये रिश्वत दे पाए और अपने आँखों को बचा ले पाए। मेरे ख्याल से ये जो फ्रस्ट्रेशन पब्लिक में आ गई है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ही बैठ गई है, पुलिस कानून का पूरी तरह पालन नहीं कर पाती है, और इसलिए हमें कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हम एनकाउंटर कहते हैं इस टाइप की चीज़ें करनी चाहिए, ये जगह जगह में पैदा हो गई है। तेलंगाना में जैसे आप कह रहे थे, बलात्कार का एक बहुत गंदा केस था जिसमें समाज शॉक हो गया। उस केस में जब पुलिस वाले गिरफ्तार हुए जिन्होंने ये किया था, तो लोगों ने उन पे गुलाब बरसे। मेरे ख्याल से क्योंकि उनको भी लगा होगा कि क्या पता कोर्ट कचहरी में क्या होगा, ट्रायल कैसे होगा, उसके रिजल्ट कितने साल लग जाएंगे, अंत में इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो शायद ऐसे ही मामला निपट जाए तो बेहतर है। प्रॉब्लम इसमें यह है ऑफ कोर्स कि आज तक हमें पता नहीं है कि उन 4 लोगों ने जो मारे गए एनकाउंटर में एक्चुअली वो बलात्कारी थे, एक्चुअली वो आरोपी थे या नहीं थे। बाटला हाउस की आपने जिक्र की, विवाद उस पर बहुत रहा है, लेकिन हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि इंडियन मुजाहिदीन के टॉप लीडर कौन थे। अगर वो पकड़े जाते, कचहरी में पेश किए जाते, ट्रायल होता, तो सच्चाई हमारे पास आज होती। तो डाउनसाइड ये है, और डाउनसाइड ये भी है, मतलब एक हाथ पे तो लोग खुश होते हैं कि इंस्टेंट जस्टिस हो गया, लेकिन यह भी है कि पुलिस बहुत करप्ट होने लगती है। जब आदत उनकी बन जाती है तो फिर सिर्फ मर्डरर या रेपिस्ट पे वो कार्रवाई नहीं करते, आपके और मेरे भी घर पैसे खाने पहुंच जाते हैं। ये बात तो आपकी बहुत सही लग रही है मुझे कि आपके और मेरे घर भी पैसे खाने पहुंच सकते हैं,
लेकिन जिस तरह से समर्थन लोगों का मिलता है, चाहे वो अभी अतीक अहमद वाले मामले में भी हम लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज इस पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के ज़माने से चली आ रही है, वो अब इतनी चर्चित कैसे हो गई, है ना। और अगर आप देखें कि इंदिरा गांधी के ज़माने में जब इंदिरा गांधी ऑर्डर कर देती हैं, पश्चिम बंगाल में जब माओवादी ज़मींदारों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और या फिर उनके यहाँ डकैती करते हैं या उनको उड़ा देते हैं गोलियों से जाके, क्योंकि माओवादी ऐसा करते रहे हैं, और इंदिरा गांधी ने जब आदेश दिया कि भाई इनको शूट एट साइट कर दो, वो वाली चीज़ें, क्या ये वजह है कि लोगों में वो आकर्षण आता चला जा रहा है कि इस तरह से ही हमें न्याय मिलेगा और इस तरह से ही हम सुरक्षित रह सकेंगे और अपराधियों के मन में हमारे लिए हम बच सकेंगे, अपराधियों में डर पैदा होगा? पूजा जी, इस बात की जड़ पे जाए, जैसे आपने कहा, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जाना होगा, क्योंकि आज जिनको हम डकैत कहलाते हैं या मतलब डकैत गैंग जो थे, वो एक तरह से हमारे ज़मींदारों से काफ़ी करीबी जुड़े हुए थे। अंग्रेज़ों के आने के वक्त तक ज़मींदार इन्हीं गुंडों का पालन करते थे ताकि वो किसानों से पैसे इकट्ठे करें, जो आज की तारीख हम टैक्स बुलाते हैं, या गांव, दूर दराज के गांव में न्याय फैलाएं। और जब अंग्रेज़ आए, उनने फ़ौज और पुलिस बनाए, डकैती और ठगी डिपार्टमेंट बनाई गई, क्योंकि अंग्रेज़ नेचुरली ये नहीं चाहते थे कि वो ये ज़मींदारों से कंपटीशन में रहे पैसे इकट्ठे करने के लिए। वो चाहते थे कि अपने आप पैसे इकट्ठे करें। तो डकैतों को ख़त्म करके उनने पुलिस बनाई। मोटी मोटी बात तो ये थी। आज़ादी के बाद लेकिन पुलिस काफ़ी हद तक टूट गई, क्योंकि पैसे नहीं थे, नया नया आज़ाद देश बना था, पुलिस प्रायोरिटी नहीं थी, 500 और प्रायोरिटी थी, और तमाम स्टेटों में हम देखते हैं कि गुंडाई पैदा होने लगी। इलेक्शन जीतने के लिए लोगों ने अपने गुंडे पाले, बिजनेस डिस्प्यूट सेटल करने के लिए गुंडे पाले। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो जो अब मशहूर हो गए हैं चंबल के डाकू, ये हकीकत के मतलब एक वो होते थे जो जात और नेताई से काफ़ी जुड़े रहते थे। और इंदिरा गांधी के आने के बाद ये उनको लगा कि अगर ऐसे ही गुंडाई फैलते रहे तो पूरे देश में आग लग जा सकती है। और के.एफ. रुस्तम जी एक उनके बहुत फेवरेट पुलिस ऑफिसर थे, जो बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने फाउंड किया था। रुस्तम जी साहब को ये काम दिया गया कि ये क्रश करो डकैतों को किसी तरह। क्रश तो किया, लेकिन ये कहा जाता है कि उस वक्त क्योंकि पुलिस के पास सबूत नहीं होते थे, अब चंबल के घाटी में क्या जाके इन्वेस्टिगेट करोगे, गवाह कहाँ से उठा के लाओगे, तो ये प्रथा चल गई कि चलो इसको ठोक ही दो। तो आज जो ये कहते हैं ठोक दो, जो उत्तर प्रदेश में बात है, भारत में बहुत वक्त से चल रही है। और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुली डकैत गैंग्स क्रश हुए। वो दौर गया तो नक्सलों का दौर बंगाल में शुरू हुआ। सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार थी उस वक्त, और नक्सली कई जगह ज़मींदारों को मारने लग गए, कुछ सिनेमा थिएटर में ब्लास्ट भी हुए। और ये कहा जाता है, बहुत सारे बंगाल के अखबारों में उस वक्त छपा भी था कि कलकत्ते के जो नौजवान जुड़े हुए थे नक्सली मूवमेंट से, उनको घर कुछ मोहल्लों से घसीट घसीट के गोली मार के हुगली दरिया में फेंका गया। उनके लाशों को सैकड़ों की तादाद में। अब कभी उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, पूरी सच्चाई तो कहना बहुत मुश्किल है। अगला दौर उसका चला खालिस्तान के मूवमेंट के टाइम, जब फिर कोर्ट केस बैठ गए। एक बहुत मशहूर वकील हैं के.टी.एस. तुलसी साहब, जो आज भी जिंदा है, और उनने एक अपनी किताब में लिखा है कि बहुत वो कोशिश करते थे लोगों को कन्विंस करने में कि जी आके कोर्ट में उग्रवादियों के खिलाफ बयान दीजिए, लेकिन वो डरते थे। और एक केस जो मुझे बहुत टचिंग लगा वो ये था कि एक आदमी का लड़का उसके बिल्कुल सामने अजनाला में मारा गया था। जब वो उग्रवादी जिसने ये हत्या की पकड़ा गया 88 में और कचहरी में पेश किया गया, तो वो फादर मुकर गए अपने लड़के के हत्यारे को पहचानने से। अच्छा। और तुलसी साहब लिखते हैं कि उनसे पूछा कि क्यों ऐसे आप मुकर गए हो, आखिर आपका लड़का था। और वो फादर बोला कि जी मेरा एक और लड़का अभी ज़िंदा है। तो बहुत ही ये मतलब पेनफुल कहानी है। लेकिन वहाँ भी के.पी.एस. गिल हीरो बने, क्योंकि एनकाउंटरों की प्रथा अपना के ये कोर्ट कचहरी को साइड करके खुलेआम उन्होंने भी यही किया। कश्मीर में भी कहा जाता है ऐसे बहुत मामले हुए। लेकिन सेना की बात करें, ऐसा एक हमारे आदित्य हैं जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या
जो ये पुलिस के ऊपर पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो हमेशा उस पर सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं, वही जब सेना करती है तो उस पर सुगबुगाहट तो होती है लेकिन उस तरह से सवालिया निशान नहीं लगते। तो क्या इसकी वजह सेना के आधुनिकीकरण पर बहुत ध्यान देते हुए पुलिस को उस लेवल तक नहीं ले जाया गया है, ये एक वजह है क्या? देखिए, सेना पे जैसे आप कह रहे हैं आदित्य जी, आरोप वक्त वक्त पे आए तो हैं। कश्मीर में बहुत सारे किस्से हैं, पंचलथान ब्राकपुरा के केसेस थे जो सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेट किए। एक वजह ये है इस पे सेना में बात ज़्यादा आगे ना बढ़ने की है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो सेना को कुछ इम्यूनिटीज़ देता है। इम्यूनिटी ये नहीं देता कि वो शरेआम कत्ल करे, लेकिन इम्यूनिटी देता है कि फ़ौज अपने आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। कुछ किस्से हुए हैं जिसमें आर्मी ने लोगों को पनिश किया है। अभी कुछ ही मेरे ख्याल से 2 साल पहले शोपिया में एक बहुत अफसोसजनक केस था जहां पता लगा कि एक लोकल मेजर साहब थे जो अब ये दिखाने के लिए कि उग्रवादियों के साथ लड़ रहे थे, मेडल और रिवॉर्ड हासिल करने के लिए लोकल लेबर को मार डाल रहे थे। उस केस में आर्मी ने बहुत सख्त पनिशमेंट दिया उस जन को, लेकिन ये बात सामने नहीं आती क्योंकि आर्मी के अंदरूनी केसों में होता है। लेकिन ये भी क्रिटिसिज्म रहा है कि ये कानूनों के वजह और क्योंकि ये बंद दरवाज़ों के पीछे इनके ट्रायल होते हैं, बहुत सारी बातें छुपी रहती हैं और बात सामने नहीं आती। मेरे ख्याल से नुकसान हमेशा इस बात में रहता है कि जैसे अब हम देख रहे हैं अतीक अहमद के साथ कि कुछ उनके समर्थक जो हैं वो सामने आके कह रहे हैं कि नहीं जी वो बहुत मासूम थे, अगला कहेंगे कि संत थे। ये सोसाइटी में बात रिजॉल्व नहीं होती क्योंकि खुली कचहरी में सबूत पेश नहीं होता, बात ख़त्म नहीं होती और हर एक जो कहानी पसंद करता है वो कहानी को आगे कर देने को कर पाता है। ये कभी कभी कहा जाता है कि हर एनकाउंटर के बाद एक टेररिस्ट तो मारा जाता है लेकिन 10 पैदा हो जाते हैं इन्हीं कहानियों की वजह, और शायद इस बात में कुछ सच्चाई है। और जहाँ तक सेना की बात है तो अभी पिछले दिनों नागालैंड में हुआ था कि वो 5-6 लोग जो जीप में जा रहे थे उनको सेना ने मार दिया, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि सेना वहाँ उम्मीद रख रही थी कि कुछ उग्रवादी वहाँ से जाएंगे। किसी खबरी ने, मुखबिर ने आके ये खबर दी थी, शायद कोई आपसी दुश्मनी थी। लेकिन फौज अब ये कह रही है, सेना कह रही है कि वो अपने आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। पुलिस ने अपनी चार्जशीट तो पेश की है लेकिन सेना का ये कहना है कि अपने आप करेगी। अब वो अंदरूनी ट्रायल जो होगा वो पब्लिक के सामने बात पूरी नहीं आएगी और कभी कभी इसमें पब्लिक में बहुत असंतुष्टि रहती है। अगर मेरे घर वाले भी शायद आखिर इस हालत में मारे गए होते तो मैं भी जानना चाहता कि आखिर हुआ क्या, और उसके वजह बहुत कभी कभी नाराज़गी पब्लिक में पैदा आ जाती है। प्रशांत कुमार हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि क्या ये सच है कि डर के मारे 10 जजों ने अतीक के मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था? ये 10 का नंबर तो पता नहीं मुझे कहाँ से चला है, मीडिया में कई जगह आया है, लेकिन ये फैक्ट है कि कई जगह जज ऐसे बाहुबली क्रिमिनल के बारे के केस सुनना नहीं चाहते हैं, ख़ास तौर से उन क्रिमिनल्स के जिनका सियासी सिस्टम के साथ या नेताई के साथ कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि जज भी समझते हैं कि ऐसी दुश्मनी ले लो तो जब तक जज हैं तो बचे रहेंगे एक ना एक दिन, लेकिन वो जज नहीं रहेंगे, दोबारा समाज में रहना होगा और गुंडा भी वहीं होगा। या ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे केस हैं जहां लीगल सिस्टम में ही कुछ लोग हैं जिनको पैसे खिलाए गए हैं और मिली भगत वहां भी होती है। इन बातों में भारत में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कभी होता नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बात में भी कुछ सच्चाई है। एक दर्शक हैं जो अपना नाम तो कुछ उन्होंने अलग सा लिख रखा है, लेकिन मैंने उनको दर्शक के रूप में ही प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। जैसे राजनेता दल बदल करते हैं वैसे ही गैंगस्टर भी। कब तक एनकाउंटर और हत्या करके हम लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम बिना किसी से डरे जिएंगे? ये सवाल इनका थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से ये उम्मीद रखना कि किसी भी समाज में किसी भी वक्त में बिल्कुल भय के बिना रह सकते हैं, ये शायद उम्मीद ही गलत है। आखिर अमेरिका में हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि गोली चल गई, और वो सिर्फ वो केसेस नहीं है जो अखबारों में आते हैं जहाँ कोई आदमी पगला गया और गोली चला दिया, लेकिन कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ ड्रग्स का ज़्यादा चलन है, जहाँ गैंग्स का चलन है, वहाँ गोली चलती है। मेक्सिको में हर तीसरे दिन, जबकि इंडिया में ज़्यादा इसकी खबर नहीं आती, पर हर तीसरे दिन 10, 15, 20 लोग ड्रग से जुड़े हुए वायलेंस में मारे जाते हैं।
तो हमारे यहाँ फिर भी हालत थोड़ी ठीक है, और शायद हमारी गुर्बत की वजह है, क्योंकि हम कलाशनिकोव उतने आराम से ख़रीद नहीं सकते शायद जितने बाहर ख़रीद सकते। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सुरक्षा हम सबकी इसमें है कि जब या जो लोग भय समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बंदूक के नोक पे, कि हमारी पुलिस उतनी मजबूत बनाई जाए और हमारे कोर्ट उतने मजबूत बनाए जाए कि इनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एक बार शेर खून चख लेता है तो उसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और पुलिस के साथ कई प्रांतों में ये देखा है। तो जैसे खालिस्तान का वो कहा जाता है कि पंजाब पुलिस ने ज़रूर खालिस्तान को ख़त्म किया, लेकिन पंजाब में कम ही घर होंगे जिनको बाद में थानेदार को पैसे नहीं खिलाने पड़े, या कम ही बिजनेसमैन होंगे जिनको झेलना नहीं पड़ा, जाली फर्जी केस नहीं झेलने पड़े। तो उससे भी समाज का बहुत नुकसान होता है, और ये सिस्टम को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। पश्चिम बंगाल से आरिफ पूछते हैं कि ये जो एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं, इसकी वजह क्या आपको लगता है? न्याय में देरी है? आरिफ, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी वजह है। देखिए, सिर्फ एनकाउंटर की भी बात नहीं है। हम देश के कई हिस्सों में देखते हैं कि कोई चोर मोहल्ले में मिल जाता है तो लोग उसको थाने में ले जाना पसंद करते कि वहीं उसको टांग दे या उसकी पिटाई करें। कई लोग चाहते हैं कि उनके घर से डकैती हो जाए तो पहले थाने में वो ये जाके नहीं कहते कि आप ये चोर के खिलाफ कार्रवाई करें, वो कहते हैं कि जी इनको पीटो और हमारा सामान वापस दिलाओ। यही है कि हमारी कानून व्यवस्था में एक फेथ जो है, एक भरोसा जो है हमारा उठ गया है। लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही डेंजरस बात है कि जब कानून में आखिर जब विश्वास एक समाज में ख़त्म हो जाता है तो आपको, मेरे को और पूजा जी ऐसा ही जो आप बोल रहे थे, ऐसा ही एक सवाल हमारा दीप्ति पौडवाल पूछती हैं कि आम जनता के लिए ये एनकाउंटर कितना सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि अगर समर्थक इसका विरोध करेंगे तो उससे आम जनता को कितनी परेशानी उठानी पड़ सकती है? अगर दीप्ति जी, मेरे ख्याल से देश के बहुत ऐसे हिस्से हैं जहां आम जनता परेशानी उठा रही है। छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत केसेस आते हैं जिनमें ज़रूर कुछ केसेस में जेन्युइन माओइस्ट भी मारे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां वही पुलिस जो वो कार्रवाई कर रही है वो महिलाओं को परेशान करती हैं या पैसे खाने के लिए वहां के आदिवासियों को मार देती है। ऐसे ही किस्से होते हैं। मेरे ख्याल से पब्लिक में, हमारे पब्लिक रिस्पॉन्स में ये कमी रही है कि हम उतना ज़ोर हमारे नेताओं पे नहीं डालते हैं जितना हमें डालना चाहिए कि हमारे पुलिस को आधुनिक साधन दिए जाएं, हमारे जजों को पूरी सुरक्षा दी जाए, हमारे कोर्टों में जल्द से जल्द न्याय आगे बढ़े। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, लेकिन वो भी उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्लो ट्रैक, जैसे कि आप जानते हैं पूजा जी, आपने बहुत रिपोर्टिंग की है अपने करियर में। फास्ट ट्रैक कोर्ट के दरवाजे पे तो लिखा होता है फास्ट ट्रैक, लेकिन वो मतलब कितनी फास्ट होती है वो हम निर्भया कांड में ही हमने देख लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा आवाज उठी थी बिल्कुल कि उसको न्याय मिले जल्दी से जल्दी। बहुत सारे सवालों के जवाब हमने दिए, एक दो सवाल बहुत जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अलमीना पूछती हैं कि यूपी, बिहार या फिर हैदराबाद में जिस तरह से एनकाउंटर किए गए हैं, क्या हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है? मतलब हम हर जगह, हर श्रोता और दर्शक हमारे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास यही एक रास्ता बचा है? अलमीना जी, जैसे कि मैं अभी कह रहा था, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग भारत में समझने लग गए हैं कि यही रास्ता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक दूरदर्शी पॉलिसी नहीं है। और लेकिन जब तक आप और हम दबाव नहीं डालेंगे कि हमारी पुलिस को बेहतर बनाया जाना चाहिए, जब तक आप और हम ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाएंगे कि कोर्ट्स का सुधार होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग यही सोचते रहेंगे कि यही ठीक है, क्योंकि कुछ इंसाफ आखिर ज़ीरो इंसाफ से बेहतर है। प्रॉब्लम यही है कि इससे प्रॉब्लम निपटती नहीं है। बॉम्बे में इतने सारे एनकाउंटर हो गए, लेकिन अंडरवर्ल्ड आज की तारीख भी है, गुंडे आज भी हैं। कश्मीर में इतने सारे एनकाउंटर हो गए, लेकिन टेररिज्म आज भी है। और दिल्ली में हर एक जानता है कि हर मोहल्ले में गुंडे हैं जिनके साथ पुलिस को शिकायत करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो लोग मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। तो हम सबको मिलके ये एक मुद्दा बनाना पड़ेगा कि सरकार इस पे उतने ध्यान दे जितनी देनी चाहिए। एक बात और भी प्रवीण जी, चलते चलते मुझे जो लगता है कि आपसे डिस्कस की जा सकती है, दर्शकों से कह सकते हैं, कुछ जो माफिया थे या गैंगस्टर थे,
उनको राजनीतिक संरक्षण जब मिल गया और उसके बाद भी वो नेता बनने के बाद वो रॉबिन हुड वाली छवि में आ जाते हैं और उसके बाद वो दान वाले बन जाते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि या तो 20 साल कुछ बेकसूर लोग ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की जेल में, या तो फिर कुछ दहशतगर्द छूट गए हैं। लेकिन जो भी है, मतलब ये देश की बहुत बड़ी कमी है, और अगर हम इस वक्त पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे, पुलिस इन्वेस्टमेंट पे, पुलिस ट्रेनिंग पे जोर ना दें तो हो सकता है आने वाले सालों में ये देश के लिए बहुत ही कीमती पड़ जाए, महंगा पड़ जाए। प्रवीण के इन सवालों से मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं कम हुई होंगी या और सवाल और आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन जितने सवाल थे हमने उसे लेने की कोशिश की। इन्हीं सवालों के साथ आज हम इस शो को यहाँ ख़त्म करते हैं और मैं ये चाहूँगी आप दर्शकों से कि आप हमारे प्रवीण, दीपक सिंह, इस पूजा मेहरोत्रा, शेखर गुप्ता, इन सभी की और भी खबरें पढ़ने के लिए हमारे बहुत बड़ी एक टीम जो आपके लिए, आपसे जुड़ी हुई खबरें लेके आ रही है, उनको और समर्थन देने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्ते।